दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? तो आज फिर से हम लोग आए हैं, है ना? अपने विशेष सेशन के दौरान और आज बहुत अच्छी-अच्छी न्यूज़ हमने कवर की हैं और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ हैं, ठीक है? देश को लेकर सबसे पहले तो हमारे देश में पहली जो है भारत की हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है, कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही है? तो ये जींद से सोनीपत के रूट पे जाएगी, 90 किलोमीटर का इसका ट्रायल हुआ अभी, है ना? ट्रायल फेज़ में है, लेकिन ये उपलब्धि इसलिए है क्योंकि ये ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन वाली ट्रेन किसी भी तरीके से इसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं। और इससे क्या है कि भविष्य की जो हमारी नवीकरणीय ऊर्जाओं में हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको हम लोग बहुत तरीके से, है ना, अपने एनवायरनमेंट के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, हरित ऊर्जा को बढ़ावा और पर्यावरण संरक्षण में बहुत ज्यादा सहायक होगी। तो इसकी चीजें क्या है मोटी मोटी के, इसमें सबसे पहले तो हाइड्रोजन टैंक में एक हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा, संग्रहित किया जाएगा और फ्यूल सेल के द्वारा एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा क्या की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। बात समझ में आ गई? इसमें सबसे पहले तो हाइड्रोजन, ठीक है, और उसके बाद जो बिजली ट्रेन का संचालन होगी, जो जो जैसे कोई हमने वहां पे सेल वगैरह लगाए होंगे, तो उससे क्या होगा, जो वापसी हमारे पास जो आउटपुट निकल के आएगा वो केवल क्या होगा, पानी होगा। और पानी कभी भी क्या होता है, पर्यावरण के लिए खराब थोड़ी होता है। तो आप देखेंगे कि जिस रूट से ट्रेन गुजरेंगी हाइड्रोजन वाली, वहाँ पर आपको ज़्यादा कोई पॉल्यूशन किसी भी तरीके की और ज़्यादा अच्छा आराम मिलेगा इस पूरी, ठीक है? ये आरामदायक प्रोसेस होगा। और इसकी झंडी झंडी पे तो एक ही आदमी का नाम लिखा हुआ है, आदरणीय प्रधानमंत्री साहब हमारे देश के। जहाँ भी आपका हरी झंडी दिखाने का काम है, हरी झंडी यही दिखाते हैं। बाकी लाल झंडियों के लिए बहुत सारे लोग हैं, है ना? वो सब लगे हुए हैं कि साहब यहाँ रेड फ्लैग, रेड फ्लैग, रेड फ्लैग। वो जैसा अभी वो चल रहा है ना फीफा, उसमें देखते होंगे आप लोग। ग्राउंड में एक वो रेफरी लगा होता है, वो कभी ग्रीन फ्लैग देता है, कभी रेड फ्लैग देता है, कभी येलो फ्लैग देता है। वो इस तरीके से भाई साहब का काम जो है वो अपने हरी झंडी दिखाने का है। तो आप देखें अच्छी चीज़ है देश में। ख़ैर वो तो मैंने मज़ाक के तौर पे बोला था। 90 किलोमीटर का ट्रायल हुआ, जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा और इसके आधार पर अब देश में जो हमारी डिज़ाइन होगी रेलवे ट्रैक की, रेलवे लाइन्स की, वो कहीं न कहीं इस तरीके से हम क्या कर रहे होंगे, पे फ़ोकस कर रहे होंगे। दिल्ली जैसी जगहों पे इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है? दिल्ली सोचो गैस का चैम्बर बन जाती। अगर ऐसी ट्रेनें चल जाएँ, इसका ट्रायल है, 10 कोच इसमें ऐड किए गए थे। सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन, ठीक है? भारत की अनूठी उपलब्धि है, विश्व में नया कीर्तिमान बनाया है भारत ने, ठीक है? हमने आपको इसकी अभिक्रिया बता दी कि हाइड्रोजन टैंक में क्या होता है। उसके बाद हम फ्यूल सेल के हाइड्रोजन की आपूर्ति होती है और इसके बाद रासायनिक अभिक्रिया करके बिजली से ट्रेन का संचालन होता है। बिजली यहाँ से बनेगी और वापसी में हमें क्या मिलता है, तो पानी मिलता है, केवल उत्सर्जन मिलता है पानी का, ठीक है? तो ये थी हमारी पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो देश की हरियाणा में चलाई गई, जींद से सोनीपत के बीच में चलाई गई, ठीक है? और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि हम अपने इंडिजिनियस है ये, मेड इन इंडिया के द्वारा बनाई गई है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंडियन रेलवे ने इस चीज को लेकर एक अलग तरीके का माइलस्टोन हासिल किया है और ये आने वाले भविष्य की जरूरतों को भी पूरा कर रही होगी और हमारे पर्यावरण को सुरक्षा भी प्रदान कर रही होगी। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी, मतलब हमने अगर इन्वॉल्व कर ली अपने पूरे सिस्टम में, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए, ठीक है? बाकी प्रोसेस वगैरह हमने आपको बता ही दिया है। पर्यावरण के लिए लाभ क्या है कि तो शून्य कार्बन उत्सर्जन है, कम शोर है, अधिक आराम है, हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है? केवल पानी का उत्सर्जन, इसलिए शून्य प्रदूषण, ज़ीरो पॉल्यूशन की नीति, ठीक है? तो ये था पूरा हमारा पहला टॉपिक। हम पॉजिटिविटी के साथ शुरू करते हैं। नेगेटिविटी पे खत्म नहीं करेंगे, पॉजिटिविटी पे ही खत्म करेंगे। हम कोशिश ये करते हैं कि आपको हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव तो दिन भर ही रह रहे हो आप, है ना? कोशिश ये रहती है हमारी तरंग पैदा रखना अपने अंदर कि जिन तारों में करंट नहीं होता है, लोग उन पे कपड़े सुखा देते हैं, ठीक है? तो अपने अंदर जिंदा रखना वो तरंग, पढ़ने की, जिंदगी जीने की। आगे चलते हैं भाई, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए में संशोधन हुआ है। अब ये संशोधन देखिए आप क्या हुआ है। एक्चुअल में देश में बहुत सी जनसंख्या
क्या हो रही है? खाद्य सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने नियम लगाया था कि हमारे कोरोना के बाद खाद्य सुरक्षा में क्या आई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ी वो आई थी, गिरावट आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि कोरोना के बाद कई लोगों के रोज़गार चले गए थे। कई लोग घर से बेघर हो गए थे। कई लोग किसी जगह सिटियों में फँसे हुए थे, तो सरकार ने क्विक उस पे कई लोगों को क्या किया था, कुछ ऐसी योजनाएँ उनको रिलीफ़ के तौर पे चलाई गई थी कि सबको गल्ला मिलता था और हमारे देश में ऑफ़िशियली मतलब हम लोग करोड़ों में हैं। देखिए, सरकार ने अभी इस पे थोड़ा-सा काम किया है। सरकार ने एक योजना का वो किया था 2013 में शुरू की गई थी, है ना? अंत्योदय अन्न योजना। इसको पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या? उसमें क्या-क्या संशोधन तब बाद में समझें। अंत्योदय अन्न योजना इस देश में इसलिए चलाई गई थी ताकि एक परिवार को, कोई भी फैमिली हो, उसको 35 किलो अनाज दिया जाता था, ताकि वो महीने भर अपना भरण-पोषण, और वो कौन-सी दर पे मिलता था? ₹2 किलो आटा वो मिलता था, अनाज मिलता था, ₹3 किलो चावल मिलते थे। और अगर मोटा अनाज किसी जगह पे जैसे राजस्थान वगैरह में, तो वहाँ के क्षेत्रीय स्तर पे अगर कोई ऐसी चीज़ मोटे अनाज के तौर पे आ रही है, तो वो ₹1 किलो के हिसाब से मिल। बात समझ में आ गई? तो अंत्योदय अन्न योजना का कॉन्सेप्ट ये था कि हमें हमारे यहाँ जो लोग वो मर जाते हैं या जिनके पास खाने को नहीं है, उनकी क्या नाम से खाद्य आपूर्ति के उसके लिए भारत सरकार ने 2013 में अंत्योदय अन्न योजना का शुभारंभ किया। अब इसमें क्या था? इसमें बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से थी कि आप ये मान के चलिए कि उसमें ये था कि किसी घर में मान लो कि एक ही आदमी है, पर परिवार में है वो। अंत्योदय योजना के तहत वो उसका लाभार्थी भी है। तो एक आदमी को क्या हो रहा था कि 35 किलो अनाज मिल जा रहा था, और एक घर में अगर 10 लोग भी हैं, उनके परिवार का हिस्सा हैं, तो उस पूरे परिवार को ही 35 किलो मिल रहा है। इसमें क्या हो रही थी? ये असमानता को दर्शा रही थी। तो सरकार ने क्या कर दिया, यहाँ पर थोड़ा-सा ट्विस्ट लाए वो इस पूरे के पूरे में, कि वो कह रहे हैं कि अब केवल जो है प्रति व्यक्ति 7 किलो मिलेगा। अगर घर में कोई 2 लोग हैं, सपोज़ करो, घर में 2 लोग हैं, तो सरकार का बोझ कितना कम हो गया? सरकार ने यूनिट तय कर रखी कि एक आदमी को ज़िंदा रहने के लिए एक स इतनी-इतनी। अब आप समझिए, मिट्टी का तेल मिलता था उस समय, केरोसिन ऑयल जिसे बोलते हैं। तो केरोसिन उस समय मिलता था, केरोसिन कितना मिलता था? 2 लीटर मिलता था। उस समय चूँकि लाइट की व्यवस्था पूरे में नहीं थी, तो केरोसिन से क्या होता था? लोगों के यहाँ लालटेन जलती थी। कोई ऐसी चीज़ें थी जिससे केरोसिन से क्या लगाई जाती थी? आग लगाई जाती थी। तो केरोसिन बहुत बड़ी ज़रूरत का सामान थी आम लोगों की, ठीक है? फिर बाद में केरोसिन को बंद कर दिया, ठीक है? अभी क्या है? सरकार ने कई तरह से, अब गाँव-गाँव में लाइट पहुँच गई है, लगभग 100% इलेक्ट्रिफ़िकेशन का काम हो चुका है देश में, है ना? हर जगह लगभग लाइट पहुँच चुकी है, इंटरनेट पहुँच चुका है, तो लाइट पहुँच गई तो उसमें क्या होगी, अब एलईडी वगैरह की व्यवस्था थी, सूर्य योजना एक चलाई गई थी, के तहत घर-घर पे सूर्य जो लाइटें हैं, जो आपकी एलईडी बल्ब हैं, वो सरकार ने क्या किया, कम दाम पे लोगों को दिए, ताकि बिजली का कंज़म्पशन कम हो और हमारे यहाँ जो बोझ है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने का, उसको हम किसी और जगह उस चीज़ को क्या कर सकें, स्थापित करके और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है कि 2013 में अंत्योदय अन्न योजना चालू की गई। सबसे गरीब और अत्यधिक कमज़ोर परिवारों को इससे लाभ मिला। उद्देश्य था कि सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना था। रियायती दर ₹2 किलो गेहूँ, ₹3 किलो चावल और ₹1 केजी मोटा अनाज इसके तहत कवरेज में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पात्र परिवार थे। इसमें कई जगह नीला कार्ड बनता था, लाल कार्ड बनता था, सफ़ेद कार्ड बनता था। जिस-जिस हिसाब से थे, बीपीएल से नीचे मान लो बीपीएल सूची में है अगर कोई बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो लाल कार्ड दे दिया, तब आपको इस तरीके से, तो वो उस तरीके से इस चीज़ को कवर किया जाता था। बात समझ में आ गई? केंद्र सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना के तहत अनाज वितरण को प्रति व्यक्ति 35 किलो से बदलकर प्रति व्यक्ति 7 किलो करने का निर्णय लिया है और अधिकतम 35 किलो देने का निर्णय। अब ध्यान रखना, 35 किलो वाला क्लॉज आज भी है, लेकिन वो अधिकतम है। मान लो किसी के घर में 10 लोग हैं और उसको अगर 7 किलो के हिसाब से देखो तो 70 किलो मिलना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर गई? खेला कर गई दोस्त, खेला कर गई। उसने कहा कि नहीं भाई, आपको मिलेगा तो 35 ही। अब 35 के बाद गवर्नमेंट ने अपना क्या बचा लिया?
अब अगर आपके यहाँ 3 लोग हैं तो उनको कितना जाएगा? 21 किलो चला जाएगा। 7 किलो पर यूनिट के हिसाब से। 7 मतलब हेड उन्हें 1 हेड पे 7 किलो देने हैं। अगर 3 खोपड़ी वाले आदमी आपके घर में हैं, मतलब आप ये ऐसे मानो कि आपकी माताजी हैं, आपके पिताजी हैं और आप हैं। तो 3 लोगों के बीच में कितना आ गया? 21 किलो आ गया। जबकि मिलना कितना था? अभी तक कितने उनके लिए कितना तय हुआ था? उनके लिए था 35 किलो तय हुआ था। बात समझ में आ गई? तो ये यहां पर खेला करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, छोटे परिवारों अब तर्क क्या दे रही है वो? छोटे परिवारों के साथ होने वाली असमानता को दूर करना और लाभ को अधिक न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित। दोस्त ये तो थी भाषा जो आपको लिखनी है, लेकिन इसके बिहाइंड द सीन चलते हैं। ठीक है, बिहाइंड द सीन ये है कि कोरोना के बाद इतना ज्यादा लीकेज हुआ, इतनी सब्सिडियां मिली इस देश में, इतने ज्यादा लोगों को वो अनाज वितरण किया गया कि गवर्नमेंट पस्त पड़ चुकी है इस चीज को। तो फिर उन्होंने क्या किया? खाद्य सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में ही चेंज कर दिए। उन्होंने कहा कि हम पर यूनिट कितने देंगे? 7 किलो देंगे। अच्छा, पर यूनिट अगर यही कॉन्सेप्ट दे रहे हो तो फिर यही दे लो। अगर आपका कॉन्सेप्ट यही है कि असमानता खत्म करनी है, तो असमानता को फिर खत्म कर देते हैं। पूरी तरह से असमानता खत्म करो आप। फिर आप ये किलो क्यों डाल रहे हो उसमें कि मैक्सिमम जो है वो 35 किलो। अच्छा, किसी के यहाँ अगर 5 लोग हैं और किसी के यहाँ अगर 10 लोग हैं, तो इसको तो 35 किलो मिल जाएगी और अगले को कितना चाहिए? 70 किलो चाहिए, ऐसा उस हिसाब से देगा, 10 लोगों के हिसाब से देखा जाए। उसको तो 35 का नुकसान हो रहा है ना। यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर गई? खेला कर गई। लेकिन तर्क उनके अपने हैं, वो तर्क आपको देने हैं, वो ऑफिशियल तर्क हैं। ठीक है, वर्तमान व्यवस्था 35 किलो थी। परिवार के आकार की परवाह किए बिना हर पात्र परिवार को 35 केजी गेहूं और वो का नाम अनाज दिया जाता था। अब क्या है प्रस्तावित व्यवस्था? देखो आप, परिवार के प्रत्येक सदस्य को 7 किलो अनाज अधिकतम 35 किलो करके इन्होंने इसमें क्या कर दिया गया? खेला कर दिया गया। इस संशोधन का महत्व क्या है? तो लाभ का अधिक न्यायपूर्ण वितरण, है ना, छोटे परिवारों को वास्तविक आवश्यकता के अनुसार लाभ, खाद्य सुरक्षा में असमानता और पारदर्शिता को बढ़ाना, अनाज की खपत और बर्बादी में कमी की। अब सोचो, बर्बादी का एक कॉन्सेप्ट डाल दिया है ना, अनाज की खपत और बर्बादी में कमी। यार क्या ही बर्बाद कर लेगा अगला आदमी? अगर 2 लोग भी हैं एक परिवार में, 35 किलो नहीं खा पाएँगे वो, और कुछ भी तो नहीं है उनके साथ। मध्याह्न भजन भोजन की अब व्यवस्था थोड़ी है कि आलू और मिर्च के भी पैसे वहाँ पे तो योगी जी ने बँटवाए थे। के साल में बुंदेलखंड में एक किट बनाई जाती थी योगी आदित्यनाथ के उसमें, और अखिलेश जी के उसमें भी बनाई जाती थी। इसमें तेल और आपके चीनी और कई तरह की चीज़ें इस तरीके की वितरण की जाती थी वेलफेयर स्कीम, और उसपे बड़ी-बड़ी फ़ोटो लगा दी जाती थी। है ना? बीजेपी में भी हुआ बाबा जी के शासनकाल में। बाबा जी ने भी खूब की साल, और अगर बाढ़ की उसमें है तो उसमें क्या करते थे? सबका साथ सबका विकास। वो वाला अपना प्रचार वो नहीं होता है। एक बढ़िया बजट बना देते हैं और लोगों को वो बना दे। अब ये जो बात रखी है कि खपत की बर्बादी, क्या खपत की बर्बादी हो जाएगी? 35 आदमी खा नहीं पाएगा, और कुछ हो जाएगा तो वो बेच-बाच के अपना सब्जी-वब्जी की भी जुगाड़ कर लेगा उसी से। नहीं, गवर्नमेंट का अपना तर्क है, वो बड़े स्तर पे काम करते हैं। वो उनके पता ही होना है। ठीक है? उनके लिए आज भी चुनाव 5,000 रुपए की जमानत लगती है। मतलब चुनाव आयोग का ये मानना है कि 5,000 रुपए में चुनाव हो जाता है। बाकी आपको पता है रियलिटी क्या है। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गाले भी एक ख़्याल अच्छा है। ठीक है? उदाहरण कई लोगों के हैं। ठीक है? 2 सदस्यों का परिवार है, उसको 35 किलो मिलता था पहले, अब उसको 14 किलो मिलेगा। 3 का है तो इसको क्या मिलेगा? 21 किलो मिलना था। इसको 35 किलो मिल रहा था तो ये इसका 21, इसका घट गया। 14 किलो का नुकसान हुआ, इसका 21 किलो का, ठीक है। 5 सदस्यों का परिवार है तो 35 मिलेगा, 35 इसको भी मिलेगा। 6 सदस्यों है, उससे ज़्यादा का परिवार है तो 35 किलो ही मिलेगा, जबकि मिलना चाहिए था 42 किलो, पर इतना नहीं हो पा रहा है। पहले से कम कालाबाज़ारी होगी, न्यायपूर्ण और पर्याप्त वितरण होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, सीमा के कारण अधिकतम लाभ 35 किलो तक ही दिया जाएगा। आगे की राह देख लीजिए आप। राज्यों के साथ समन्वय कर समय पर लागू करना है, पात्रता सूची को नियमित अध्ययन करना है, पारदर्शिता वितरण और निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करना है, और आप देखिए जागरूकता बढ़ाकर लाभार्थियों को जानकारी। ये सारी चीजें अभी चल रही हैं। ठीक है? तो ये सारी चीजें आप समझ गए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम,
उसमें संशोधन कर दिया गया है। अब अगली चीज़ देखिए आप, भारत न्यूजीलैंड के सामरिक साझेदारी के ऊपर आज हम आपके ऊपर एक लेक्चर लेके आए हैं। इसमें क्या है, मोदी जी और वहाँ के जो न्यूजीलैंड के जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष साहब हैं, वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। एक दूसरे का झिमी झिमी आजा आजा वाला गाना भी इन्होंने बताया था मोदी जी ने कि साहब आपका वो डांस देखा हमने, वो बहुत अच्छा किया था। मोदी जी देखते हैं मतलब, लेकिन वो बड़े लोगों के देखते हैं, हम आर आदमी के नहीं देखते हैं, ठीक है? मतलब अगर मनोरंजन का साधन भी देखेंगे तो कोई प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नच रहा होगा तभी देखेंगे वो। मोदी जी हमारे महान हैं। न्यूजीलैंड के सामरिक साझेदारी क्या-क्या है? तो प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा, 40 वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री, सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे इस बार ये। तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो वो इस बार क्या सोच रहे हैं कि कौन-कौन देश हैं? वो कहते हैं यार डोभाल, यार उठाओ यार इसकी सूची। कौन-कौन रह रहा है? 40-50 साल, 60 साल, अंग्रेजों के ज़माने से भी हम नहीं गए कहीं-कहीं। वो सब बताओ मुझे। उसकी सूचना मुझे होनी चाहिए। देख के तो आएँ यार कैसी क्या जलवायु है, कैसे लोग हैं, कैसा स्वागत है। वो सब ऐसी लिस्टिंग करवाते हैं, फिर उसके बाद अच्छा ठीक है चलते हैं। मूड बन गया आज बहुत सुना है न्यूज़ीलैंड के बारे में कि वहाँ बहुत अच्छी है इकोलॉजी है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है वहाँ का। स्वच्छ हवा मिलता है, दिल्ली की हवा खाते-खाते हम पागल हो गए। तो फिर वो कहते हैं कि जी हाँ, हाँ, चलते हैं ना साहब, वहाँ वेकेशन मंगा के आते हैं। ठीक है? तो मोदी जी अपनी वेकेशन पे हैं, वहाँ गए हैं। ठीक है? तो मैरीटाइम ऑपरेशन अरेंजमेंट, दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच लॉजिस्टिक सपोर्ट और पहले से हस्तांतरित भारत न्यूजीलैंड एफटीए का क्रियान्वयन चालू हो चुका है। इनके साथ भी एफटीए साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है? तो उसका क्रियान्वयन चालू कर दिया गया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आजकल हम बहुत कर रहे हैं क्योंकि भारत को अगर खुद की तरक्की देखनी है, छोटे-छोटे चीज़ों को आपको बिल्कुल माइंड में रखना पड़ेगा दोस्त, ठीक है? और ये महत्वपूर्ण क्यों है दोस्त? तो इसको देखो आप, समुद्री सुरक्षा में सहयोग मिलेगा, रक्षा और लॉजिस्टिक सहयोग मिलेगा, व्यापार और आर्थिक सहयोग भी मिलेगा, लोगों के बीच संबंधों को सुदृढ़ता मिलेगी। न्यूजीलैंड के लोग बहुत अच्छे हैं, उनकी तुम कभी टीम आती है हमारे यहाँ देखना, वो आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट में हारते हैं और चले जाते हैं, कोई हल्ला-गुल्ला नहीं करता। वो एक विलियमसन था वहाँ का कप्तान था बेचारा, बहुत शालीन व्यक्ति, अपने यहाँ के लोग जीतते हैं, उसके बाद ट्रॉफी उठाते हैं, ट्रॉफी लेने से मना कर देते हैं, हम नहीं लेंगे आपके यहाँ से, क्यों साहब आप उस देश से आते हैं। हम लोग थोड़ा दूसरे टाइप के हैं, ये इन्हें बेचारों को कोई मतलब, बहुत शालीन व्यक्ति, आधी टीम तो अपने इंडियन से ही लगभग बोलती रहती है, आप मान लो कि दूसरे देश, छोटा-सा देश है, आज तक कभी किसी युद्ध विश्व युद्ध का हिस्सा नहीं रहे ये लोग, है ना? बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ हैं, कभी अगर मौका मिले तो न्यूज़ीलैंड ज़रूर जाना, मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूँगा, ठीक है? तो ये चीज़ें रहीं और इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है तो आप समझ गए ना? अब आप देखो प्रशांत क्षेत्र में भारत की पहली सामरिक साझेदारी है, ये बड़ी चीज़ है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भाग है, क्योंकि ईस्ट में हमारे यहाँ ज़्यादा लगता है, ठीक है? ठीक है? तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भाग है हमारा। दूसरी बात है कि भारत में जो पहली सामरिक साझेदारी है वो किसके साथ की है? प्रशांत क्षेत्र में कोई पहला हमारा सामरिक साझेदार अगर कोई बना है, तो वो न्यूजीलैंड बना है, ठीक है? इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति सुरक्षा, अब हमने जो क्वाड का कॉन्सेप्ट लिया था वो यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हम जब आपको कोई चीज़ पढ़ाते हैं ना, जैसे क्वाड हम पढ़ा रहे हैं बार-बार, उसको हम कई जगह मर्ज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देखो, इंडो पैसिफिक की शांति सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ाए रखने में सहयोग यहाँ से भी मिलेगा। व्यापार, रक्षा, समुद्री सुरक्षा और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। तो ये चीज़ें हमारे साथ और भी ज़्यादा अच्छी चीज़, ठीक है? अब अगली चीज़ देख लेते हैं, आईएनएस महेंद्रगिरी का कमीशन हमने कर लिया है, हाल ही में, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की, कि भारत ने 100वाँ जो हमारा युद्धपोत है, तो हमारी वॉर फ्लीट है, उसको हमने क्या किया, ये ऐतिहासिक उपलब्धि इसलिए है कि हमारे जो वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो है, उसने 100वाँ युद्धपोत तैयार किया बनाकर, और उसने हमने उसको क्या कर लिया, भारतीय नौसेना में कमीशन, उसका नाम क्या है? आईएनएस। हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें रही हैं। आईएनएस विक्रमादित्य, एक आईएनएस वहाँ से आया था, आईएनएस गाजी पड़ोस से आया था, ढूँढ रहा था वो कि अरे भाई साहब, तो सींग लगा के जा रहे हैं आज आज बिल्कुल उड़ा ही देंगे।
71 की लड़ाई होने वाली थी और हमने क्या किया था, आईएनएस गाजी को कहाँ मार गिराया था, बंगाल की खाड़ी, वहीं आए थे भाई साहब। कहते हैं ना गीदड़ की मौत आती है तो वो गाँव की तरफ भागता है। सोचो वो पूरा का पूरा हिंद महासागर पार करते हुए, वहाँ से सीधे कहाँ मरने आए बोले बंगाल की खाड़ी में। अजीब आदमी, कोई ठीक है अब क्या बोल रहे हैं, समझ हो। भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में आईएनएस महेंद्रगिरी को कमीशन किया, ठीक है। यह प्रोजेक्ट 70A के तहत निर्मित 6 नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट्स में छठा और अंतिम पोत है। ये कौन सा पोत है? ये अंतिम पोत था, ठीक है। प्रोजेक्ट 70A के तहत छठा और अंतिम नीलगिरी क्लास स्टील्थ फ्रिगेट है। नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो WDB, ये था मेन चीज। इसने डिजाइन किया है सोमा जहाज। सोमा जहाज कमीशन कर लिया गया है, सोचो आप, ये बड़ी बात है हमारे लिए, है ना। उन्नत स्टील विशेषताएं, बेहतर निगरानी क्षमता, बहुभूम का संचालन, स्वदेशी तकनीक और उपकरणों में व्यापक उपयोग के साथ बनाया गया है और भारतीय नौसेना की समुद्री ताकत, आत्मनिर्भर भारत की संकल्प तो मजबूत बनाता है। ये ये जो हमने महेंद्रगिरी बनाई है ना, इसमें 75% से भी ज्यादा कंपोनेंट हमारे स्वदेशी हैं, स्वनिर्मित हैं, हमारे मेड इन इंडिया हैं। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने अपने पड़ोसियों से सीखा है कि हमें बकेती नहीं करनी है, हमें चुपचाप काम करते जाना है और उसका सबसे बड़ा काम हमारा जो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है, चुपचाप करता है। कोई लोगों ने इनका नाम तक नहीं सुना होगा। तो सोचो युद्धपोत बना के कमीशन भी करवा दिए और हम नहीं जानते हैं कि WDB क्या चीज है, वॉर डिजाइन ब्यूरो क्या है, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो। तो आज तक हमें पता ही नहीं था साहब कि क्या क्या चीजें। इसलिए हमारे देश में कौन सी संस्थाएं काम कर रही हैं, कौन सी संस्थाएं हैं जो रेल के इंजनों को बनाती हैं, डिब्बों का निर्माण करती हैं। एक एक संस्था अलग अलग तरह की चीजों का निर्माण और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर। हमारे देश में सारी चीजें चल रही है ना, इसलिए पता नहीं चलता कि चल क्या रहा है, ठीक है। विशेषताएं सुन लो इसकी। ये रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए उन्नत स्टील तकनीक का उपयोग किया गया है ना। बहुभूम का क्षमता, एंटी एयर, एंटी कंप्रेस और एंटी सबमरीन ऑपरेशन में सक्रिय वॉरशिप, है ना। उन्नत सेंसर और हथियार, लंबी दूरी पर निगरानी, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली से लैस है। 70-75% से अधिक स्वदेशी उपकरणों की प्रणाली का उपयोग किया गया। सोचो ये चीज जो है कि हमने स्वदेशी योगदान क्या है, तो 75% से ज्यादा सारी चीजें हमारे देश की हैं। 25% हमने कुछ चीजें हैं जो बाहर बनती हैं, वो हम करते हैं। पहले सोचो हम पूरे उनसे बनवाते थे, हम रसिया से रिक्वेस्ट करते थे साहब एक वॉरशिप हमारी बना दीजिए, अब नहीं करते। हम पहले क्या करते थे, गुजरात के वहाँ एक वो है पोर्ट है, जहाँ पर मतलब ये सारी की सारी चीजें कबाड़ हो जाए, वहाँ पर क्रैश करने का काम। उससे हमने क्या किया, रिवर्स इंजीनियरिंग करके पहले सीख लिया। अब हम खुद मास्टर हो गए सारी चीज़ों को। अब इंजन के साथ हमारे साथ ऐसी जुगाड़ बैठ नहीं पा रही है। हमारे पास ऐसा कोई डंप या यार्ड हमने नहीं बनाया है, जहाँ लोग इंजन को क्या करें, रिसाइक्लिंग कराएँ या फिर डंप करने के लिए बेच के जाओ, ये कबाड़ हो गया हम ले जाओ। वो हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोग उसकी बहुत ज़्यादा वो होती है, वैल्यू होती है। टेक्नोलॉजी का ही तो गेम है सारा, ठीक है? ये बड़े-बड़े होते हैं तो कबाड़ के भाव में मिल जाते हैं। पहले हमने कबाड़ खरीदा, अब उसके बाद रिसाइक्लिंग करी, रिसाइक्लिंग के बाद हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये इसमें मास्टर हासिल किया। जापान ने अभी बहुत ज़्यादा अपना हमें एंगेज किया था इस चीज़ के लिए। ये सारी जो हमारी व्हाट्सएप बनती है ना, उनमें हम रडार सिस्टम बहुत सी चीज़ें, तो उसमें हमारे एंगेजमेंट उनसे चल रहा है। और व्हाट्सएप में अगर उनका हमने रडार ले लिया, उनकी टेक्नोलॉजी और इन्वॉल्व कर ली, फिर ये इनकी क्षमताएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएँगी, ठीक है? तो ये महेंद्रगिरी आईएनएस महेंद्रगिरी क्यों ज़रूरी है? कौमी है हमारी, मतलब ये व्हाट्सएप है हमारी, 100 व्हाट्सएप है, ठीक है? तो ये हमने अभी क्या की, कमीशन की, ठीक है, विशाखापट्टनम में। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ समझ में आ गई? आगे चलते हैं। आगे देख लो भैया, अब ये जो है आखिरी सेगमेंट है और ये बार-बार आएगा। आज जीआई टैग यहाँ के लोगों को मिल गया। हमने आपको इसकी पीछे की बिहाइंड द सीन पिक्चर इसी बताई थी पहले, विस्तार से बताई थी। जीआई टैग क्या है, कब से शुरू हुआ, पहला किसको मिला, है ना? अभी सरहिंद को मिला,
है सरिंदा, वो जो त्रिपुरा का जो वाद्य यंत्र था, उसको मिला था। फिर अभी बीच में एक और आया था जीआई टैग के लिए, वो भी हमने उसमें कवर किया था। अभी फिर ये 4 आइटम इनको भी मिल गया, ठीक है? 4 को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, कहाँ के हैं ये? चारों के चारों पश्चिम बंगाल के 4 नए उत्पाद भौगोलिक जीआईटी ज्योग्राफिकल इंडेक्स इनको दिया गया है, ठीक है? चंदननगर का चोल भरा संधि है। और ये क्या है? ये कोई साड़ी है। ये क्या है? तेल भाजा, ये भी कोई बंगाली वो है, और ये बनारसी साड़ी बंगाल में, ठीक है? वाराणसी की परंपरा और बंगाल की कारीगरी का अनूठा संगम है इसमें। अब कोई कहेगा, अब सोचो, ये क्वेश्चन आपको ये चीज़ ध्यान रखना, मैं जो इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वाराणसी साड़ी। बनारसी साड़ी पश्चिम बंगाल, ये ध्यान रखना, अभी मिला है इसको। तो इसकी विशेषता क्या है कि ये बनती है वाराणसी की परंपरागत जो शैली है वो है, लेकिन इसमें बंगाल की कारीगरी है। इसलिए इसको भी क्या किया गया, इसको भी जीआई टैग दे दिया। यहाँ पहले इसकी एक खबर ये सुन लेते हैं भारत ओमान संबंध में, कि अभी हमारे विदेश मंत्री साहब जो हैं, वो जा रहे हैं कहाँ पर, जुलाई में 2026 मस्कट ओमान की यात्रा लगी हुई है ना? और उद्देश्य है कि द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करना है। अब इतना मजबूत करना है कि हमें जो अभी तेल की किल्लत, गैस की किल्लत अभी दिक्कत में आई थी, वो भी तो मजबूत करना है। तो दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के लिए हमारे आप गए हैं। व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाना है। ऊर्जा सुरक्षा में आप समझ ही रहे हो, पेट्रोलियम पदार्थ है, नवीकरणीय योजना में से इस सब जगह काम करना है। समुद्री सहयोग, पोर्ट विकास और लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी के लिए भी हम जा रहे हैं। कनेक्टिविटी क्यों है? क्योंकि ओमान से इंडिया के लिए थोड़ा और चीज़ें खुल जाती हैं। उधर आप देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमारी जो वो है उस पे थोड़ा निर्भरता कम हो जाती है। ठीक है? इसीलिए हम यहाँ पे चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा, रक्षा, सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा, शिक्षा, सांस्कृतिक स्वास्थ्य और लोक संपर्क, क्षेत्रीय और वैश्विक मंचों पर सतत समन्वय हम ये चाहते हैं ओमान से, है ना? गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर है ये, ठीक है? सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत और ओमान, बहरीन, ये जो गल्फ काउंसिल मेंबर है ना, वहाँ के ये भी मेंबर है, ओमान भी मेंबर है, ठीक है? गल्फ देश में है। भारत का जीसीसी के बीच सामरिक साझेदारी है। व्यापार, ऊर्जा, निवेश, फूड सिक्योरिटी, डिजिटल और कनेक्टिविटी में सहयोग हम दे रहे हैं उन्हें, ठीक है? अरब लीग जो है 22 देशों के मंच है। भारत अरब लीग संबंध ऐतिहासिक, मैत्रीपूर्ण और सहयोग पर आधारित हैं। पश्चिम एशिया में शांति, स्थिरता और विकास के लिए भारत का समर्थन हमेशा। बात समझना, अभी जो वहां पर बहुत सारी चीजें, अब सोचो उन्होंने किस चीज को चुना। उन्होंने जो मेडिएटर चुना वो एक ऐसे आदमी को चुना, इसलिए तो युद्ध बंद नहीं हो रहा अभी तक। ईरान और अमेरिका का युद्ध के बंद ना होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जो मुख्य पार्टियां हैं वो कभी टेबल पे आई नहीं। युद्ध किसने शुरू किया था, आपसे मैं पूछ रहा हूँ? युद्ध किया था इजराइल ने शुरू। किसके ऊपर थोपा था? ईरान के थ्रू। एक भी पार्टिसिपेशन में नेतन्याहू साहब को नहीं बुलाते ये लोग, बताओ, ऐसे लोग हैं। और बोले क्या है, अब उसमें क्या है, पाकिस्तान को बुला लेते हैं। पाकिस्तान की हिम्मत है, ऐसे 50 तुम शांति समझौता करवाते रहे हो ट्रम्प साहब, लेकिन आपको उसमें क्या नहीं मिलेगी, सफलता नहीं मिल पाएगी। जब तक जो एक्चुअल पार्टी हैं, जो एक्चुअल पार्टिसिपेंट हैं उस जगह के, वो उस जगह पे नहीं आएंगे, शांति समझौता हो ही नहीं पाएगा। फिर बम मार दिए, वहां से उनने बम मार दिए, वहां से उनने मिसाइलें चला दी, तो ये चलता रहेगा, अभी लंबा चलेगा ये, और इससे हम लोगों की इकोनॉमी में दिक्कत आएगी। इसीलिए भगवान उनको सद्बुद्धि प्रदान करे। और हमें थोड़ा सा क्या है, हमारे ओमान के साथ 1955 में राजनयिक संबंध बने। द्विपक्षीय व्यापार संबंध हमारे 2024-25 में लगभग 10.47 अरब डॉलर का हमने व्यापार किया ओमान के। छोटे छोटे, हमें पता ही नहीं है कि हम कितना व्यापार कर रहे हैं। हमने 10 अरब, लगभग 10.5 अरब डॉलर का व्यापार किया है दोनों देश। ओमान भारत का विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति करता है, ध्यान रखना इस बात का। हमने पहले ही कहा था कि हम ऊर्जा बहुत जगह से लेते हैं, केवल ईरान या हम सऊदी अरेबिया या वेनेजुएला या रसिया या अमेरिका से ही नहीं लेते, हम सब जगह से लेते हैं, हमें जहाँ सस्ता मिलता है वहीं से लेते हैं। और हमारी इकोनॉमी पूरी की पूरी कहाँ, तेल पर निर्भर है, ठीक है? अभी इस समय तो है ही।
ओमान में भारतीय निवेश, ऊर्जा, उर्वरक, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स सारी की सारी चीज़ें इस जगह हम कर रहे हैं निवेश। भारतीय समुदाय ओमान में लगभग 7 लाख लोग ओमान में रहते हैं। क्या कि सब जगह पहुँच जाएँ, हैं हमारे पास, हाँ? ये हमारा व्यक्तिगत है। जब तक इस देश में जो कुछ भी आज तक अच्छा हुआ, लोग कहते हैं कि विदेशी सही। जो कुछ भी इस देश में आज तक बुरा हुआ, इसमें लोग कहते हैं कि इसमें विदेशी हाथ था। लेकिन एक चीज़ जो हम अपनी दम पे कर पाए, वो है कि हम 150 करोड़ हैं। ना तो इसमें विदेशी सहयोग था, ना तो इसमें विदेशी हाथ। ये हमारा व्यक्तिगत पराक्रम है कि हम 150 करोड़ लोग जीवित हैं आज भी। ठीक है? तो मजबूत ऐतिहासिक संबंध और पारस्परिक विश्वास हमने बढ़ाया इनके बीच में। ठीक है? तो ये हमारे ओमान के साथ हमने एक मोटा-मोटी जो चीज़ें विदेश मंत्री साहब जाएँगे, हमने इसलिए क्योंकि हर जगह प्रधानमंत्री को ही नहीं लेना है। कई जगह जो विशेष चीज़ें हो रही हैं, उनको भी थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ओमान के साथ हमारी चीज़ें क्या हैं, कितने ज़्यादा लोग रहते हैं ओमान के साथ, है ना? हमारे संबंध किस तरह के हैं। एम्बेसी जाओ कभी आप चाणक्यपुरी में है इनकी, बहुत शानदार एम्बेसी बनाई है। कभी पासपोर्ट के लिए आप जाते हैं, वहाँ पर आपको क्या मिलता है, क्या हाल-चाल मिल जाएगा इनकी, ठीक है? या जब भी आप अप्लाई करेंगे, मिल जाएगा। बहुत अच्छे लोग होते हैं। ठीक है? तो ये था मोटा-मोटी लुब-लुआब जो आज की चीज़ का था। ये चीज़ मैंने आपको बताई जीआई टैग 4 उत्पादों को मिल गया है। ठीक है? वो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि क्यों मिलता है, 10 साल के लिए मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट टाइप का होता है। इससे आपके जो क्षेत्रीय उत्पाद हैं, की वैल्यूएशन बढ़ जाती है दुनिया में। ठीक है? पहला जो हमारा जीआई टैग मिला था वो किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। मैं उसकी स्टोरी 2-3 बार रिपीट कर चुका हूँ, तो वो अभी नहीं करने वाला हूँ। ठीक है? बाकी आज तक के लिए यही था। कल फिर मिलेंगे इसी समय।